बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत बड़े बदलाव लाने वाले क्षेत्र हैं। ये विज्ञान की शाखाएं हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही हैं। ये हेल्थ केयर, खेती बाड़ी और पर्यावरण संरक्षण को बदल रहे हैं। इनकी मदद से हम नई और बेहतर तकनीकों का विकास कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में जीवित जीवों या उनके कंपोनेंट्स के साथ काम होता है। यह काम बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण है। इससे हमें नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में मदद मिलती है। ये प्रोडक्ट्स हमारे जीवन को आसान और सुरक्षित बनाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जीवित जीवों का यूज करके प्रोडक्ट्स बनाती है। ये प्रक्रिया बहुत ही रोचक और उपयोगी है। जैसे यीस्ट का यूज बेकिंग और ब्रूइंग में होता है। ये एक प्राचीन तकनीक है जो आज भी प्रासंगिक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग और स्पेसिफिक है। इसमें बहुत ही सटीकता की आवश्यकता होती है। इसमें किसी जीव के जेनेटिक मेकअप को मॉडिफाई किया जाता है। ये प्रक्रिया बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। ये जीन्स डालकर, हटाकर या बदलकर किया जाता है। ये तकनीक बहुत ही उन्नत और प्रभावी है। इन टेक्नोलॉजी से जबरदस्त एडवांसमेंट्स हुए हैं। ये एडवांसमेंट्स हमारे जीवन को बेहतर बना रहे हैं। इनमें रोग प्रतिरोधी फसलें और जीवन रक्षक थेरेपीज शामिल हैं। ये इनोवेशंस हमारे भविष्य को सुरक्षित बना रहे हैं। हालांकि ये एथिकल और सामाजिक चिंताएं भी पैदा करते हैं। इन चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन चिंताओं पर ध्यान से विचार करने की जरूरत है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भविष्य में बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए बहुत संभावनाएं हैं। ये क्षेत्र हमारे भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन क्षेत्रों में आगे रिसर्च और डेवलपमेंट से ग्लोबल चैलेंजेस का समाधान हो सकता है। यह हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें खाद्य सुरक्षा और बीमारियों का उन्मूलन शामिल है। यह हमारे जीवन को बेहतर और सुरक्षित बनाएगा। CRISPR-Cas9 एक रेवोल्यूशनरी जीन एडिटिंग टूल है जिसने जेनेटिक इंजीनियरिंग की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी है। इसने जेनेटिक इंजीनियरिंग को पूरी तरह से बदल दिया है और इसे और भी एक्सेसिबल बना दिया है। यह साइंटिस्ट को डीएनए सीक्वेंसेस में प्रिसाइज और टारगेटेड चेंजेस करने की अनुमति देता है, जिससे जेनेटिक रिसर्च में एक्यूरेसी बढ़ गई है। यह टेक्नोलॉजी आणविक कैंची की तरह काम करती है, जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस को पहचान कर उन्हें काट सकती है। यह स्पेसिफिक लोकेशंस पर डीएनए को काट सकती है, जिससे रिसर्चर्स को जीन्स को इंसर्ट या रिमूव करने की सुविधा मिलती है। इससे जीन्स को इंसर्ट या रिमूव किया जा सकता है, जिससे जेनेटिक मॉडिफिकेशंस और भी आसान हो गए हैं। CRISPR-Cas9 के कई एप्लीकेशंस हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसका यूज जेनेटिक डिफेक्ट्स को करेक्ट करने के लिए किया जा सकता है, जिससे इनहेरिटेड डिजीजेस का इलाज संभव हो सकता है। इसका यूज नई डिजीज थेरेपीज डेवलप करने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट्स हो सकते हैं। खेती में यह ऐसी फसलें बना सकता है जो पेस्ट्स और डिजीजेस के लिए रेजिस्टेंट हैं, जिससे एग्रीकल्चरल यील्ड बढ़ सकती है। CRISPR-Cas9 में बहुत बड़ी पोटेंशियल है, जो भविष्य में कई साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज ला सकता है। इसका यूज जेनेटिक डिजीजेस के इलाज के लिए किया जा सकता है, जिससे कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है। इसका यूज सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस डेवलप करने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे एनवायरनमेंट फ्रेंडली फार्मिंग को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि एथिकल कंसिडरेशंस पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि इस टेक्नोलॉजी का रिस्पॉन्सिबल यूज हो सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई तेजी से बायोटेक्नोलॉजी को बदल रहा है। एआई में कंप्यूटर सिस्टम्स डेवलप करना शामिल है। ये सिस्टम्स ऐसे टास्क्स परफॉर्म कर सकते हैं जिनके लिए आमतौर पर ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। उदाहरणों में सीखना और प्रॉब्लम सॉल्विंग शामिल है। बायोटेक्नोलॉजी में एआई का यूज बड़े डेटा सेट्स को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। इससे पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने और प्रिडिक्शंस करने में मदद मिलती है। यह ड्रग डिस्कवरी को तेज कर सकता है। यह मेडिसिन को पर्सनलाइज भी कर सकता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स को ऑप्टिमाइज कर सकता है। एआई एल्गोरिथम्स जीनोमिक डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। इससे पोटेंशियल ड्रग टारगेट्स आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। यह ड्रग एफिकेसी और साइड इफेक्ट्स का भी प्रिडिक्शन कर सकता है। यह ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस को तेज करता है। सेक्शन 4 सेल और जीन थेरेपी मेडिसिन में एक नया मोर्चा। ये थेरेपीज आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला रही हैं। सेल और जीन थेरेपी इमर्जिंग फील्ड्स हैं। ये चिकित्सा के नए आयाम खोल रहे हैं। इनमें बीमारियों के इलाज के लिए बहुत बड़ा वादा है। ये थेरेपीज कई गंभीर बीमारियों के इलाज में सहायक हो सकती हैं।
सेल थेरेपी में जीवित कोशिकाओं को एक पेशेंट में ट्रांसप्लांट करना शामिल है। ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल और संवेदनशील होती है। इससे कैंसर्स और ऑटो इम्यून डिजीजेस का इलाज किया जा सकता है। ये बीमारियां जो पहले लाइलाज मानी जाती थीं, अब इलाज योग्य हो सकती है। जीन थेरेपी में एक पेशेंट की सेल्स में जीन्स को इंट्रोड्यूस करना, रिप्लेस करना या इनएक्टिवेट करना शामिल है। ये प्रक्रिया जेनेटिक डिसऑर्डर्स के इलाज में क्रांतिकारी साबित हो सकती है। इससे जेनेटिक डिसऑर्डर्स का इलाज होता है। ये डिसऑर्डर्स जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, अब ठीक हो सकती हैं। ये थेरेपीज पहले लाइलाज बीमारियों के लिए पोटेंशियल क्यूर्स प्रदान करती हैं। ये चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई उम्मीद की किरण है। उदाहरण के लिए CAR T सेल थेरेपी ने कुछ प्रकार के ल्यूकीमिया के इलाज में जबरदस्त सफलता दिखाई है। ये थेरेपी कई मरीजों के जीवन को बदल रही है। वादे के बावजूद सेल और जीन थेरेपीज चैलेंजेस का सामना करती हैं। इन चैलेंजेस को पार करना बहुत जरूरी है। इनमें हाई कॉस्ट और साइड इफेक्ट्स की पोटेंशियल शामिल है। ये फैक्टर्स इन थेरेपीज की एक्सेसिबिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं। इनकी सेफ्टी और एफिकेसी को इम्प्रूव करने के लिए और रिसर्च की जरूरत है। ये रिसर्च इन थेरेपीज को और भी प्रभावी और सुरक्षित बना सकती है। सेक्शन 5 एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, खाद्य उत्पादन को बढ़ाना। एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज करती है। इससे फसलों और लाइफ स्टॉक में सुधार होता है। ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को एड्रेस करने में जरूरी भूमिका निभाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी का एक की एस्पेक्ट है। इससे जेनेटिकली मॉडिफाइड या GM फसलें डेवलप होती हैं। GM फसलें कई बेनिफिट्स प्रदान करती हैं। इनमें इंक्रीज्ड यील्ड, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल कंटेंट और पेस्ट्स और हर्बिसाइड्स के लिए रेजिस्टेंस शामिल है। उदाहरण के लिए BT कॉटन एक GM फसल है। यह कुछ पेस्ट्स के लिए रेजिस्टेंट है। इससे पेस्टिसाइड्स की जरूरत कम हो जाती है। हालांकि GM फसलों ने विवाद भी पैदा किया है। कुछ लोग उनके पोटेंशियल एनवायरमेंटल इंपैक्ट और लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स के बारे में चिंतित हैं। यह रिगरस सेफ्टी असेसमेंट्स की जरूरत को हाईलाइट करता है। सेक्शन 6 एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस का यूज करती है। इससे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का समाधान होता है। इस फील्ड में बायो रिमीडिएशन, बायोफ्यूल्स और वेस्ट मैनेजमेंट शामिल हैं। बायो रिमीडिएशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करती है। इससे पोल्यूटेंट्स क्लीन होते हैं। इसका यूज एनवायरनमेंट से ऑयल स्पिल्स और हैवी मेटल्स को रिमूव करने के लिए किया जा सकता है। बायोफ्यूल्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। ये प्लांट या आल्गल बायोमास से प्राप्त होते हैं। ये फॉसिल फ्यूल्स का एक ज्यादा सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव प्रदान करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करती हैं। इससे वेस्ट मटेरियल्स ब्रेक डाउन और रिसाइकल होते हैं। इससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम होता है। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी एक ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने में जरूरी भूमिका निभाती है। यह इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रदान करती है। ये सॉल्यूशंस पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और रिसोर्स डिप्लीशन को एड्रेस करते हैं। सेक्शन 7 नैतिक विचार और विनियमन, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग एथिकल कंसर्न्स पैदा करते हैं। इन कंसर्न्स पर ध्यान से और गहराई से विचार करने की जरूरत है। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज जैसे CRISPR-Cas9, डिजाइनर बेबीज और इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में गंभीर सवाल उठाती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्राइवेसी एक और महत्वपूर्ण कंसर्न है। जेनेटिक डेटा तक एक्सेस और यूज को रेगुलेट किया जाना चाहिए। इससे इंडिविजुअल्स को डिस्क्रिमिनेशन से इफेक्टिवली बचाया जा सकता है। खेती में GM फसलों के यूज ने डिबेट्स शुरू कर दी है। ये डिबेट्स फूड सेफ्टी और एनवायरमेंटल इंपैक्ट के बारे में गहरी चिंताएं हैं। इन एथिकल कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए मजबूत रेगुलेशंस और गाइडलाइंस की सख्त जरूरत है। ये रेगुलेशंस बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के रिस्पॉन्सिबल और एथिकल यूज को इंश्योर करते हैं। पब्लिक डायलॉग और एंगेजमेंट जरूरी है। इससे ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है।